बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है हवाओं ने रुख बदल लिया है। जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ कहीं से बड़ी ज़्यादा शिद्दत का इजहार किया जाता था, वो शिद्दत अब बाकी नहीं रही। कुछ पार्टियां जिनको खींच कर पकड़ कर शहबाज शरीफ के हवाले किया गया था, इत्तेहादी, इमरान खान के इत्तेहादी जो बाद में शहबाज शरीफ के इत्तेहादी बन गए, PDM के इत्तेहादी बन गए, वही इत्तेहादी लगता है कि उनकी डोरियां छोड़ दी गई हैं। ढीली नहीं छोड़ दी गई, बल्कि मुस्तकिल तौर पर छोड़ दी गई हैं कि अपने फ़ैसले खुद कर लो। तो उसके बाद फिर आपने ये देखा है कि किस तरीके से MQM की तरफ से हुकूमत से दूरियां इख्तियार की जा रही हैं। बाप वाले भी बेबाप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही सामने बात आती है कि डोरियां पकड़ने वालों ने डोरियां छोड़ दी हैं। कब तक छोड़ दी हैं? फिर इनकी डोरियां उसी तरीके से पकड़ ली जाएंगी, हलाई जाएंगी अगर ज़रूरत पड़े तो। सरदस्त तो यही नज़र आता है कि इन लोगों को आज़ाद छोड़ दिया गया है। ना सिर्फ इनको, बल्कि अख्तर मैंगल वो किस तरीके से इस हुकूमत के साथ लाकर बैठाए गए थे, अब वो किस तरीके से अदारों के ख़िलाफ़ वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले कभी किया करते थे। और उन्हीं अदारों के इशारे पर ये दो महलाते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ निकल कर शहबाज शरीफ की हुकूमत में जाकर बैठ गए थे, PDM के इत्तेहादी बन गए थे। और फिर ANP वालों को भी कोई कीड़ा तंग करने लगा है, वो भी हुकूमत से कुछ फासला करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे और उससे पहले नए आर्मी चीफ की तकरीरी का ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन, जैसे ही नए आर्मी चीफ की तकरीरी का ऐलान होगा, उसके बाद देख लेना कि जिस तरीके से हवाओं ने रुख बदला है, ये रुख भी बदलेंगी और फिर इनकी शिद्दत में भी इजाफा होगा। यही हवाएं फिर आपको तूफ़ान बनती हुई नज़र आएंगी और उस तूफ़ान में क्या कुछ खसो खाशाक की तरह और दरख्त से गिरे हुए पत्तों की तरह बहता ही चला जाता है। आर्मी चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बहुत बड़ी ताकत होता है, लेकिन ये ताकत उसके पास कैसे आती है? नया आर्मी चीफ होता है जो उसके पेशा वराना मामलात हैं, दिफा के हवाले से जो कुछ उसने करना होता है, वो उन मामलात को वहीं से आगे लेकर चलता है जहाँ पे उसके पेश रो ने छोड़े होते हैं। लेकिन दीगर मामलात उनको समझने के लिए उसको कई माह नहीं बल्कि साल डेढ़ साल दरकार होते हैं। और फिर ताकतवर बनने के लिए जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ताकतवर बन गए, राहील शरीफ साहब ताकतवर बन गए, मुशर्रफ साहब ताकतवर बन गए, उसके लिए 2 साल का अरसा दरकार होता है। और मुकम्मल तौर पर मामलात पर गिरफ्त हासिल करने के लिए 3 साल ज़रूरी हैं। जैसा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपको कुव्वत और ताकत के हमाला पर बैठे हुए नजर आए थे। जैसे ही आर्मी चीफ, जितना भी ताकतवर आर्मी चीफ हो, अपने घर चला जाता है तो फिर उसकी वो वाली वैल्यू नहीं रहती। उसकी वो वैल्यू हो जाती है जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे, सदर भी थे, उन्होंने यूनिफॉर्म उतार कर जनरल कियानी को आर्मी चीफ बना दिया। आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हर बात पर वाओ 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 कहते थे, लेकिन जब थोड़े अरसे के बाद परवेज़ मुशर्रफ उनको की बात कहते थे इलेक्शन के हवाले से, उनसे जब बात की तो जनरल कियानी की तरफ से जो पहले वाओ 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 कहते थे, उनकी तरफ से कहा जाने लगा सर हाओ, सर हाओ, सर हाओ। और उसके बाद जब मज़ीद ताकतवर हुए, परवेज़ मुशर्रफ सदर थे, रिटायर हो चुके थे फ़ौज से, वर्दी उतार चुके थे, तो उसके बाद जनरल कियानी साहब को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कोई हुक्म दिया जाता था तो जनरल कियानी कहते थे सर नो नो नो, वाओ वाओ से हाओ और हाओ से फिर नो। पाकिस्तान के रिटायर होने वाले 4 स्टार जनरल्स और आर्मी चीफ्स, उनकी कोठियाँ एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी बनी हुई है रावलपिंडी में। वहाँ ये क़याम पज़ीर हैं।
عید کا موقع ہوتا ہے یا کوئی اور بڑا قومی دن ہوتا ہے تو آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کے گھر میں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو ریٹائر ہو چکے جرنیل ہیں ان کے گھر بھی بالکل ساتھ ہیں۔ وہاں پہ ہو کا عالم ہوتا ہے، ویرانی ہوتی ہے، سنسانی ہوتی ہے۔ اگر ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے خاص رشتہ دار آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ صاحبان خود اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے ان کے گھر چلے جاتے ہوں۔ سارے کا سارا پروٹوکول اس وقت تک ہے جب آپ آرمی چیف ہیں۔ ابھی نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، جیسے ہی نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی ساری کی ساری اسلامیہ، سارے کا سارا پروٹوکول، سارے کی ساری اہمیت، ساری کی ساری حیثیت ادھر بدل جائے گی۔ یہاں پہ نیا آرمی چیف بیٹھا ہوگا، اس کو پھر سیاسی معاملات کو دیکھنے کے لیے، جس طریقے سے آج سیاسی معاملات سلجھے ہوئے ہیں یا الجھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے اسے لمبے عرصے کی ضرورت ہوگی، جو کئی ماہ تک بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سال ڈیڑھ سال تک بھی محیط ہو۔ تو اس دوران پاکستان کی سیاست اسی طرف جائے گی جس طرف پانی کا بہاؤ لے کے جائے گا، جس طرف اس کو ہواؤں کا رخ لے جائے گا۔ بہت کچھ آپ کو اب بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ابھی تک نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں ہوئی۔ جب نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی تو بہت کچھ پاکستان میں بدلا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حکومت کہاں پہ کھڑی ہوگی اس بارے میں وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ معاملات اس سے پہلے ہی کسی بھی طرح سے سدھر جائیں گے۔ اب معاملہ کیا رہ گیا؟ عمران خان انتخابات کی بات کرتے ہیں، فوری انتخابات کی بات کرتے ہیں۔ فوری کیسے اور کتنے فوری ہونے چاہیے؟ 6 ماہ ہو گئے ان لوگوں کو حکومت میں آئے ہوئے۔ عمران خان پہلے روز سے فوری انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ 6 ماہ گزر گئے، 4 ماہ اور گزر جائیں گے تو مارچ اپریل کا مہینہ آ جائے گا۔ کچھ عمران خان آگے بڑھیں گے اور کچھ ان لوگوں کو جو اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں ان کی پوچھل پکڑ کر تھوڑا سا پیچھے کھینچا جائے گا۔ تو پھر ناظرین انتخابات مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عمران خان کو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جلدی انتخابات ہو بھی نہیں سکتے۔ عمران خان کو پھر لانگ مارچ کر کے ایک بار پھر ایکسپوز ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار عمران خان اپنے دھرنوں کے دوران ایکسپوز ہوئے تھے، دھرنا درمیان میں چھوڑ گئے تھے، اور ایک بار پھر وہ 25 مئی آ گئی تھی۔ عمران خان جو بھی کہتے رہے، عمران خان کو معاملات حتمی انجام تک پہنچانے چاہیے تھے، لیکن عمران خان کو شاید علم ہو گیا تھا کہ حتمی طور پر معاملات کس طرف چلے جائیں گے۔ ان نتائج کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے اس وقت جو ان کو درست لگا وہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے عمران خان ایک بار پھر نہیں چاہتے کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں، اور ان کا جو ایک بھرم بن گیا ہے، ایک دھرم بن گیا ہے، ایک ہوا چل پڑی ہے کہ عمران خان بہت بڑے طاقتور ہیں، فیصلے کروا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے لانگ مارچ سے تھوڑا سا دور ہی رہیں گے۔ تو ناظرین اب آ جاتے ہیں اسحاق ڈار کی طرف۔ اسحاق ڈار نے بھی وہی بات کہہ دی جو عمران خان نے کہی تھی۔ عمران خان زور دے کر کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل مل رہا ہے، بھارت بھی لے رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں خریدتے؟ اسی طرح یہی بات 100% بات اسحاق ڈار کی طرف سے کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امریکہ کو میں نے بتا دیا بھارت کی طرح روس سے سستا تیل خریدیں گے۔ یہ بات عمران خان کریں تو ان کی حکومت گرا دی جاتی ہے، یہ بات اسحاق ڈار کریں تو اس پر بلے بلے کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے یہ بیان اپنے طور پر دیا ہے یا ان کی ڈوریاں کھینچنے والوں کی طرف سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ چھلانگیں مار کر امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے تھے، اب الٹی چھلانگیں لگا کر وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی تابناک ہے، روشن ہے، بہترین ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آصف علی زرداری کی۔ ان کے حوالے سے کچھ کیسز نیب میں ہے، نیب میں ان کی بریت کی درخواست دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آصف علی زرداری کی 4 مقدمات میں بریت کے حوالے سے ریکارڈ مانگا گیا، کہا گیا ریکارڈ سپریم کورٹ میں ہے، وہاں سے کہہ دیا گیا کہ احتساب عدالت میں بھجوا دیا گیا تھا، احتساب عدالت سے پتہ کیا گیا تو کہا گیا کہ ہائی کورٹ بھجوا دیا گیا تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آصف علی زرداری ایسے ریکارڈ غائب کرنے میں مہارت رکھتے ہیں،
स्विट्ज़रलैंड से रिकॉर्ड इनकी तरफ से गायब कर दिया गया था। इसी तरीके से अपनी सदारत के दौरान इन्होंने एक और नैब केस का रिकॉर्ड भी गायब किया था, और ये 4 केसेस में भी इन्होंने रिकॉर्ड गायब कर दिए। गायब कहाँ कर दिए? उनको वहाँ से उठा लिया गया, उनको जला दिया गया, दबा दिया गया, या किसी समुद्र में, दरिया में उनको बहा दिया गया, इसलिए कि इस रिकॉर्ड का नामो निशान मिट जाए, ताकि कल भी कहीं भी अगर मौजूद हुआ तो वहाँ से बरामद हो सकता है। इसलिए उसका नामो निशान मिटा दिया गया। अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब सर पीट रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि आखिरकार मैंने वो रिकॉर्ड ज़ाया क्यों कर दिया। अब वो पेश करने की ज़रूरत थी, वो पेश कर दिया जाता तो आसफ़ अली ज़रदारी बरीयत की मिराज पर पहुंच जाते। रिकॉर्ड अगर नहीं भी मिलता तब भी आसफ़ अली ज़रदारी को जिन लोगों की तरफ से, जिन हलकों की तरफ से, जिन अदारों की तरफ से मुआफ़ करने का, बरी करने का फ़ैसला कर लिया गया है, उसी पर अमल होना है। बहरहाल आसफ़ अली ज़रदारी परेशान ज़रूर हैं, क्योंकि ये गुम किया हुआ रिकॉर्ड आसफ़ अली ज़रदारी के गले में मुस्तक़बिल में किसी भी वक्त पड़ सकता है। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो वीलॉग हैं उन पर मुस्बत और मनफी कमेंट्स आते रहते हैं। हमारे सामने एक लियाकत अब्बासी का कमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कुछ और किया है या नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने 3 ऐसे राज़ीनामे करा दिए जिनका सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ये राज़ीनामा हो जाता, ये समझौता हो जाता, ये लोग एक दूसरे के करीब आ जाते। सबसे पहले तो ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान और ANP जो आपस में जानी दुश्मन हैं, इन दोनों की सियासत की बुनियाद ही खैबर पीके में एक दूसरे की मुखालफत है। मौलाना फजलुर रहमान और असफान यार वली, YUI और ANP, ये जिस तरीके से एक दूसरे की दुश्मनी पर उतरे हुए थे, इमरान खान की वजह से एक पेज पर आ गए हैं, एक इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, इन्होंने समझौता कर लिया। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह और आबद शेर अली, ये कितने एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे पर एक नहीं दर्जन भर कत्लों का इल्ज़ाम लगाते रहे, एक दूसरे पर मुकदमा कायम करते रहे। इनका भी एक पेज पर आना मुमकिन नहीं था, लेकिन इमरान खान की दुश्मनी में ये भी एक ही साह में इकट्ठे हो गए। और सबसे बड़ा समझौता मियां नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी के दरमियान हुआ है। किस तरीके से एक दूसरे को चोर, डाकू और नासूर तक कहते थे। शहबाज शरीफ आसफ़ अली ज़रदारी को कहाँ कहाँ घसीटना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के खौफ से, इमरान खान के डर से इनके दरमियान भी समझौता हो गया ज़रदारी और नवाज शरीफ के माबैन। तो ये 3 समझौते इमरान खान के खौफ की वजह से हुए हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि कई समझौते हुए हों, जैसे MQM और पीपल्स पार्टी, इनका कराची में इट कुत्ते वाला वैर है, लेकिन इमरान खान की वजह से ये लोग भी इतने करीब आ गए कि इससे ज़्यादा करीब आ नहीं सकते थे। लेकिन अब मकनातीसी कुव्वत ऐसे लगता है कि जैसे मकनातीस उल्टे कर दिए गए हों। जिस तरीके से MQM और पीपल्स पार्टी मकनातीस और लोहे की तरह एक दूसरे के करीब आए थे, उससे ज़्यादा कुव्वत के साथ ऐसा हुआ है जैसे कि मुखालफ सिमत के मकनातीस लगा दिए गए हों। एक दूसरे से अब ये दूर भाग रहे हैं। देखते हैं कि कब इनकी दूरियां तकमील पजीर होती हैं और MQM हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है, क्योंकि इनकी डोरियां अब छोड़ दी गई हुई हैं। तो नाज़रीन, हमारे एडिटर कह रहे हैं कि ये वीलॉग तवील हो रहा है, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।